हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देशराज सिंह राजपूत। दोस्तों आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपी टेट का जो पेपर है वो क्लियर हो चुका है कि आपका जो पेपर होगा वो 25/7 में होगा। ठीक है, कितना 25/7/2021 को आपका पेपर होना है। उसी की दृष्टि को देखते हुए आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो स्पेशल है वो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, और आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा इस चैनल को। इसमें साथियों आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगवाए जाते हैं, और प्रैक्टिस सेट वही प्रैक्टिस सेट लगवाए जाते हैं जो आपको यूपी टेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूँ वो पर्यावरण अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट पेपर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से अपनी तैयारी को अपन को स्टार्ट करना है, और जो कि आपको पता ही होगा कि 25/7/2021 को पेपर होने वाला है, वो आसानी से आप लोग क्रॉस कर सकें। साथियों, ये वैकेंसी बहुत दिनों बाद आएंगी। अभी जो वैकेंसी निकलनी है उसको आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट रहना है, उसको निकालना है कैसे भी करके। इसके बाद जो वैकेंसी निकलेंगी वो बहुत दिनों 2-3 साल बाद वैकेंसी आएंगी। अब वैकेंसी आने वाली नहीं है, तो इस बार आप लोग जुड़ जाइएगा और हमारे साथ देखते रहिएगा। तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो आप लोग सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि जो सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। तो भारत के जो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। लेकिन आपकी जो सीमा नहीं मिलती है वो आपकी मणिपुर जो है वो उससे सीमा नहीं मिलती है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी के बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हुए हैं आपके ऑप्शन रावी और ब्यास, झेलम और चिनाब, चिनाब और सतलज, ब्यास और सतलज। अगर साथियों आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग ज़रूर राइट आंसर बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप लोग किसी अन्य प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और क्वेश्चन की आंसर तो आपको देना ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ब्यास और सतलज। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। तो दुलहस्ती जो पावर स्टेशन है वो कौन सी नदी पर अवस्थित है, ब्यास पर, चिनाब पर, रावी पर या फिर सतलज पर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन। तो दुलहस्ती पावर जो स्टेशन है वो चिनाब नदी के नदी पर है, और डोंडा जिले में दुलहस्ती परियोजना प्रारंभ करने का निर्णय जो लिया गया था वो वर्ष कितने 1982 में लिया गया था। ठीक है, अब अप्रैल 1983 में इसकी आधारशिला तत्कालिक प्रधानमंत्री थे जो वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इस परियोजना पर वास्तविक कार्य 1989 में प्रारंभ हो सका था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चिनाब। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट पेपर देखे होंगे, या जो भी हमारे भाई बहन पहली बार जिनको कि यूपी टेट का पेपर देना है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यावरण में। तो इसी हिसाब से जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसी हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सोयाबीन का अग्रणी राज्य है वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल अत्यधिक होती है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हल्दिया, डिगबोई, कोयली या फिर मथुरा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अगर आपको मालूम है तो बताते चलिएगा। तो साथियों जो भारत की जो सबसे पुरानी तेल शोधन की इकाई है वो कौन सी है, वो है डिगबोई। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलाडेला खान किस खनिज से संबंधित है, लोहे अयस्क से, कोयला से, मैग्नीज से या फिर अभ्रक से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों बेलाडेला जो खनिज से संबंधित है वो है लोहे अयस्क से। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, तो कैसे कार्य करते हैं? नागरिक स्वतंत्रता की संरक्षक के रूप में, या फिर लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या फिर उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के जो सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो भारत में स्वतंत्र लेखा परीक्षक का कार्य नियंत्रण महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है। संविधान के भाग कौन से? 5वें भाग में कि अनुच्छेद कौन सा? 148 से 151 में इसका वर्णन भी है। ठीक है, तो आप लोग सब समझ गए होंगे, सभी दृष्टि से इसका आपको आंसर बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो कौन से उस पर की जाती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर या लोकसभा की सलाह पर, और भी ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा, और न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। ये अनुच्छेद कितने 124 में वर्णित भी है। ठीक है, तो ये कितने वर्ष तक रहेंगे अपने उम्र पर? 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। ठीक है, ये कितने वर्ष तक रहेंगे? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, या फिर स्थानीय निकायों का? तो ये क्वेश्चन सरल है, आप लोग भी इसका आंसर बताइएगा। तो साथियों, जो निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो वो स्थानीय निकायों का चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं संपादित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया है उसके प्रमुख थे, तो उसके प्रमुख कौन थे? आप लोग भी बताइएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन है जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता, श्री मन्नारायण, या फिर जगजीवन राम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय प्रचार सेवा की विफलता के बाद बलवंत राय मेहता की अध्यक्ष में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट लगभग 1 वर्ष में केंद्र सरकार को सौंपी, और इस समिति की सिफारिश के आधार पर पंडित नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया, जिसे क्या कहा गया? पंचायती राज कहा गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो ये आपके ऑप्शन सामने है, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1952, या 1 जून 1975। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सामुदायिक विकास के जो लागू किया गया था वो 2 अक्टूबर 1952 में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो जैन उल अबुद्दीन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या हुसैन शाह सरकी ने, या फिर अकबर ने? तो क्या किया था? सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। तो किसने किया था? तो ये किया था साथियों जैन उल अबुद्दीन ने। ठीक है, 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल अबुद्दीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ, और उसकी धार्मिक जो उदारता के कारण बहुत से इतिहासकारों ने उसकी तुलना कैसे मुगल बादशाह अकबर से की थी। ठीक है, किससे की थी? मुगल बादशाह अकबर से की थी। उसके समय में कश्मीर राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ तथा कश्मीर की जो भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति हुई वो जैन उल अबुद्दीन ने अपनी धार्मिक
धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत हिंदुओं को जजिया कर से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा 1526 ईस्वी में या 1761 ईस्वी में या फिर 1556 ईस्वी में। चौथा विकल्प है 1857 ईस्वी में। तो पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। तो आपको डेट भी अगर पूछी जाए तो कितना है आपका 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुल्ले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज या फिर महासभा, महाजन सभा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सत्यशोधक समाज। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, वह आने वाली संस्कृति और सभ्यता के विशद रूप में एक शिखर के समान थे। वे मानवतावाद के दूत और आधुनिक भारत के पुरखा और पिता थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो मुंबई में, कलकत्ता में, नागपुर में या फिर दिल्ली में? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो साथियों ये हुआ था आपका मुंबई में। ठीक है, तो दिसंबर 1985 में मुंबई में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों में प्राय सभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में वकील, व्यापारी, मुंबई और बंगाल के जमींदार आदि थे। ठीक है, तो कौन से सन में हुआ था? 1885 में, और ये हुआ था दिसंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या फिर एडम स्मिथ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका आपको राइट आंसर बताना है साथियों। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो कार्ल मार्क्स ने बताया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है। ठीक है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक या मदन मोहन मालवीय। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जो निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया हुआ था। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी या फिर नीलकंठ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों बंदरपूंछ जो है उसका जो यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या फिर अस्थिमज्जा में? तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। ठीक है, तो आपका चौथा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है तो इसका क्या हो जाएगा? जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में या फिर उपर्युक्त सभी में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलीय वातावरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का? तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत कौन सी गैस का हो जाएगा? आपको ये बताया हुआ था। अगर आपने हमारे और भी प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो साथियों वातावरण में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस है वो नाइट्रोजन का है, वो है 78 पॉइंट कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है,
78.9 है आपका। तो आप लोग 78% ही मानकर चलिएगा, जबकि ऑक्सीजन का है तो वो 21% आपका है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जो बची हुई गैसें हैं वो इन सब की मात्रा है। तो यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत पूछा गया है तो वो नाइट्रोजन का है, कितना 78%, और ऑक्सीजन का है वो 21 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो आपको ये कूट देखना है पहले, श्री राजगोपालाचारी योजना, बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना। अब जो आपका कूट दिया हुआ है तो आपको इसमें सही लगाना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिवनारायण अग्निहोत्री या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा, जो देव समाज के संस्थापक थे वो शिवनारायण अग्निहोत्री आपके थे। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? रूपकुंड में, हेमकुंड में, ताराकुंड में या फिर ब्रह्मा कुंड में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हेमकुंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चमोली जिले के जो बद्रीनाथ के समीप स्थित है वो हेमकुंड मात्र क्या है, धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि क्या है, प्रकृति के वैभव का एक सुरम्य पर्यटक स्थल भी है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर करण सिंह या फिर डॉक्टर मोटेक सिंह आहलूवालिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किया था वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने और संतुलन सामाजिक आर्थिक विकास प्राप्त करने संबंधी जो संकल्पना के बारे में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2003 को ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान संबंधी योजना पुरा की घोषणा की थी। ठीक है, तो इनके ही कहने पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है आपका? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट पेपर? अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें सब्सक्राइब करने के साथ साथ, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिएगा साथियों, पढ़ते रहिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।